हाय एवरीवन, मैं आज की वीडियो में आपको वेलकम करता हूं, जिसमें हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। अगली कई सारी वीडियोस में हम फंक्शंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमारी लास्ट टाइम की एक्सरसाइज के साथ, जहां हमें एक प्रोग्राम गिवन है, हमें उसका आउटपुट फाइंड करना है। तो यह क्या है? यहाँ हमने एक इंटीजर वेरिएबल i को डिक्लेयर किया। उसके बाद एक डू वाइल लूप है जिसकी कंडीशन है i इज लेस देन 7। तो i की वैल्यू जब तक 7 से छोटी होगी ये लूप चलता रहेगा। लूप के अंदर हमने क्या किया? i प्लस प्लस i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो। उसके बाद हमारी एक इफ कंडीशन है जिसमें हमने लिखा है इफ i इज ग्रेटर देन 4 कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट ही इफ़ के साथ जुड़ी है और कोई भी स्टेटमेंट इफ़ के साथ जुड़ी नहीं हुई। इसलिए अगर i की वैल्यू 4 से बड़ी हो तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट को चलाएंगे, अगर i की वैल्यू 4 से बड़ी ना हो तो आप कंटिन्यू को नहीं चलाएंगे। उसके बाद हमने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी है जिसमें हमने i की वैल्यू को प्रिंट किया और एक स्पेस को प्रिंट किया। एंड हमारे लूप के बाहर भी हमने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी है जहां हमने i की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस प्रोग्राम को ट्राई ज़रूर करें। चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइडिया बस यही है, आपको i की वैल्यू को ट्रेस करना है और आपके आउटपुट को प्रिंट करते चलना है। तो यहाँ हम अपने प्रोग्राम को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले i के अंदर हमने वैल्यू 0 स्टोर कर दी। नेक्स्ट हमारा डू वाइल लूप है। तो जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में भी पढ़ा है, डू वाइल लूप की बॉडी को एक बार तो चलाया ही जाता है। तो आप इन स्टेटमेंट्स को एक बार तो चलाएंगे ही, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या i की वैल्यू 7 से छोटी है। अगर हाँ तो आप डू वाइल लूप को फिर से चलाएंगे। तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको इन आइडियाज़ में और इन कॉन्सेप्ट्स में कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार डू वाइल लूप की वीडियो को रिवाइज ज़रूर करें। चलिए हम देखते हैं कि हमारा लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा। लूप के अंदर हमने i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया, तो i की वैल्यू 0 से 1 हो गई। उसके बाद हमारी इफ़ कंडीशन है जिसमें कंडीशन ये है कि i की वैल्यू अगर 4 से बड़ी हो तो कंटिन्यू। तो i की वैल्यू 4 से बड़ी तो नहीं है, हम डायरेक्टली हमारी सी आउट स्टेटमेंट में आ जाएंगे जहां हमने i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो i की वैल्यू 1 है। उसके बाद हमने एक स्पेस को प्रिंट किया। अब हम हमारी कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या i की वैल्यू 7 से छोटी है, जो कि ट्रू है। इसलिए आप लूप में वापस आ जाएंगे। अब i की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। अगेन आपकी इफ कंडीशन फेल हो जाएगी, आउटपुट में 2 और एक स्पेस आ जाएगा। फिर से i की वैल्यू 7 से छोटी है तो आप लूप में वापस एंटर कर जाएंगे और i प्लस प्लस i की वैल्यू 3 हो गई। अभी भी आपकी इफ कंडीशन फॉल्स है, इसलिए आप डायरेक्टली सी आउट स्टेटमेंट पर आ गए जहां 3 प्रिंट हुआ और एक स्पेस प्रिंट हुई। फिर से आपने चेक किया कि i इज लेस देन 7, जो कि ट्रू है, तो इसलिए आप लूप में वापस एंटर कर गए। i प्लस प्लस में i की वैल्यू 4 हो गई। अभी भी आपकी इफ कंडीशन फॉल्स है, तो अगेन स्क्रीन पे 4 प्रिंट हुआ और एक स्पेस प्रिंट हुआ। उसके बाद अभी भी i की वैल्यू 7 से छोटी है तो आप लूप में एंटर करते हैं। i प्लस प्लस होता है, i की वैल्यू 4 से 5 हो गई। उसके बाद अब आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। i की वैल्यू 4 से बड़ी है, इसलिए आप इफ के अंदर एंटर कर गए। यहाँ एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे ही आपको एक लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलती है, आप उस इटरेशन को स्किप कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से आप आपकी सी आउट स्टेटमेंट को स्किप कर देंगे और डायरेक्टली आपकी कंडीशन पर जंप कर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ अब सीधा यही चेक किया जाएगा कि क्या i की वैल्यू 7 से छोटी है, जो कि ट्रू है। तो इसलिए आप वापस लूप में एंटर कर जाएंगे। अगर आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट में कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार पिछली वीडियो को रिवाइज ज़रूर करें। आइडिया यही था कि आप उस इटरेशन में कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं उन सबको स्किप कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अब फिर से i प्लस प्लस होगा, तो i की वैल्यू 5 से 6 हो गई। अगेन आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी
और आप कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से डायरेक्टली आपकी कंडीशन पे आ जाएंगे। i इज लेस देन 7 अभी भी ट्रू है, तो आप फिर से लूप में एंटर करेंगे, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 6 से 7 हो जाएगी। अभी भी आपकी इफ कंडीशन ट्रू है, तो आप डायरेक्टली आपकी while की कंडीशन पे आ जाएंगे। i इज लेस देन 7 अब फॉल्स है क्योंकि i की वैल्यू 7 है, इसलिए आप लूप से बाहर आ जाएंगे आपकी सी आउट स्टेटमेंट पर जहां i की वैल्यू को प्रिंट किया है, तो आपके आउटपुट में आ जाएगा 7 और एक स्पेस। तो यही आपके प्रोग्राम का आउटपुट होगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से खुद समझने की कोशिश करें कि यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे बिहेव कर रही है। सेम आउटपुट को हमने यहाँ प्रेजेंटेशन में भी लिख दिया है। तो चलिए अब हम हमारे आज के टॉपिक फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। फंक्शन की पहले डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन इज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है? आपने कई सारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स ली, उन्हें एक साथ जोड़ दिया एंड उसे एक नेम दे दिया। तो इन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को हमने एक नाम दे दिया। ये एक नेम्ड ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स है। ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट कुछ कुछ टास्क करेंगी एंड इनका उसकी वजह से कुछ आउटपुट होगा। तो अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि रिटर्न अ वैल्यू और स्पेसिफिक टास्क का यहाँ पे क्या मतलब है। हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए ये आपका फंक्शन है, ये ब्लैक बॉक्स। आपको अभी ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं। अभी हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन का यूज़ क्या है। तो ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमने एक ब्लैक बॉक्स में डाल दिया है। अब एज अ यूज़र आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? इस ब्लैक बॉक्स को आप कुछ भी इनपुट दें, ये ब्लैक बॉक्स उस पर कुछ कुछ प्रोसेसिंग करेगा, उन इनपुट का इस्तेमाल करके कुछ कैलकुलेशन करेगा और आपको ये आउटपुट देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस ब्लैक बॉक्स में मैंने दो नंबर्स को ऐड करने का लॉजिक लिख दिया है। तो यहाँ क्या होगा? अगर मैं इस ब्लैक बॉक्स को इनपुट देता हूँ 2 और 3, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 5। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस फंक्शन में कुछ भी अपनी पसंद का लॉजिक लिख सकते हैं कि कुछ कैलकुलेशन करनी हो, आपको कुछ प्रिंट करना हो, आप इस फंक्शन में उसे लिख दें। अब जब भी आपको उस लॉजिक की ज़रूरत हो, उन कैलकुलेशंस की ज़रूरत हो, आप इस फंक्शन को कुछ इनपुट दे दें। ये फंक्शन उन इनपुट्स का इस्तेमाल करके उन्हीं कैलकुलेशन को दोबारा करेगा एंड आपको आउटपुट मिल जाएगा। आपको बार बार उस कैलकुलेशन के लॉजिक को अपने प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एक बार फंक्शन लिख दिया तो अब आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है दो नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन आपको उतना यूजफुल ना लग रहा हो, बट मान लीजिए आपका फंक्शन दो नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करता है। अब आपको पता है एलसीएम का लॉजिक थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए आप अपने प्रोग्राम में बार बार एलसीएम का लॉजिक नहीं लिखना चाहेंगे। तो आप एक फंक्शन बनाकर इस एलसीएम के लॉजिक को रख दें। अब आपको जब भी उसकी ज़रूरत हो, आप अपने एलसीएम के लॉजिक को एलसीएम के फंक्शन को इस्तेमाल कर लें। आप उसे कुछ भी इनपुट दें, जैसे मान लीजिए मैं इनपुट में देता हूँ 15 और 10 और आपको आउटपुट में 30 मिल जाएगा। तो अब हम हमारी डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं। फंक्शन इज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। आपने बहुत सारी स्टेटमेंट्स को लिया, उनको एक ग्रुप में डाल दिया एंड इस ग्रुप का एक नाम दे दिया, विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये स्टेटमेंट्स कुछ कुछ टास्क परफॉर्म करती हैं, कुछ कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करती हैं एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू, और उसके बाद हमें आउटपुट में कुछ वैल्यू भी दे देती है। इसे हम रिटर्न अ वैल्यू बोलते हैं कि हमें हमारे फंक्शन से कुछ आउटपुट भी मिलता है, कुछ वैल्यू भी मिलती है। यहाँ मैंने ऑफन वर्ड क्यों लिखा है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं। फ्रॉम अ यूजर्स परस्पेक्टिव, a function can work like a black box which takes inputs and generates outputs। तो इसका मतलब जो भी इस फंक्शन को यूज कर रहा है
उसे ये जानने की ज़रूरत तक नहीं है कि इस फंक्शन को कैसे लिखा गया है। तो मान लीजिए ये एलसीएम का लॉजिक आपके दोस्त ने आपके लिए लिख दिया। अब आपको इस लॉजिक को समझने की भी ज़रूरत नहीं है इसे इस्तेमाल करने के लिए। आप बार बार इनपुट देके आउटपुट को यूज़ कर सकते हैं। तो सेम चीज़ को हमने यहाँ भी लिखा है। फ्रॉम अ यूज़र्स परस्पेक्टिव, एक यूज़र के नज़रिए से अ फंक्शन कैन वर्क लाइक अ ब्लैक बॉक्स। फंक्शन ब्लैक बॉक्स की तरह है। ब्लैक बॉक्स का मतलब आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या है, कि इसको लिखा कैसे गया है। आप सिंपली इसे इनपुट दें और इसके आउटपुट का इस्तेमाल करें। अब हम देखेंगे कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है, हम एक फंक्शन को लिखते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने एक बहुत छोटा सा फंक्शन लिखा है जो दो नंबर्स को ऐड करता है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस फंक्शन को अच्छे से देखने की कोशिश करें कि ये किस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, चलिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा एक इंट। ये इंट क्या करता है? ये इंट इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा ऐड। तो ऐड इस फंक्शन का नाम है। हमने पहले भी डिस्कस किया, हम फंक्शन को एक नाम देते हैं ताकि बाद में जब हमें उसे इस्तेमाल करना हो हम उस नाम का यूज कर सकें। तो ऐड इस फंक्शन का नाम है। उसके बाद हमने लिखा इंट ए कॉमा इंट बी। इसका मतलब क्या है आप सोच सकते हैं। अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो पहले हमें उन दो नंबर्स को यूजर से लेना पड़ेगा। यही कंप्यूटर को बताने के लिए हमने यहाँ लिखा इंट ए इंट बी। इसका मतलब यूजर से जो दो नंबर मिले वो ए नाम के एक इंटीजर वेरिएबल और बी नाम के इंटीजर वेरिएबल में डाल दिए जाएंगे। तो ये ही आपके इनपुट्स होंगे। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस में कुछ स्टेटमेंट लिखी है। तो ये आपकी बॉडी ऑफ द फंक्शन है। ये ही आपकी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमने ऐड नाम के साथ बांध दिया है। अब आप देख सकते हैं हमने बॉडी ऑफ द फंक्शन में किया क्या है। हमने एक इंटीजर वेरिएबल सम को डिक्लेयर किया। सम के अंदर वैल्यू a प्लस बी को स्टोर कर दिया, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया a और b के अंदर हमारे इनपुट्स को स्टोर किया जाएगा। अगर यूजर कुछ भी इनपुट दे, जैसे मान लीजिए 2,3, तो 2 वैल्यू को a में स्टोर कर दिया जाएगा एंड 3 वैल्यू को b के अंदर। तो यहां हमने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू a प्लस बी को स्टोर कर दिया। फाइनली हमने लिखा है रिटर्न सम। तो यहां रिटर्न का क्या मतलब है? रिटर्न का मतलब है कि इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। तो यहां हमने लिखा है इस फंक्शन का आउटपुट होगा सम वेरिएबल की वैल्यू। तो यहां सम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? अगर a और b की वैल्यू होती है 2 और 3, तो सम वेरिएबल की वैल्यू होगी 5। तो हमारे फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? वो होगा 5। तो हमने जो पहले बात की थी, आपका फंक्शन एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जो कुछ इनपुट्स को लेगा और एक आउटपुट को रिटर्न करेगा। तो सेम चीज को मैंने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमने छोड़ दी थी वो था ये इंट। ये इंट क्या है? ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप से हमारा मतलब है कि जो वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा, जैसे यहाँ सम की वैल्यू को रिटर्न किया जा रहा है, तो जो भी सम की वैल्यू होगी उसका टाइप क्या होगा। इसी चीज को हम रिटर्न टाइप कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका टाइप क्या होगा। तो यहाँ 5 वैल्यू रिटर्न की गई, तो हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप एक इंट था। तो ये हमारा छोटा सा फंक्शन है। यहाँ बहुत सारी चीजें मैंने फंक्शन के बारे में बताई, हम इनके बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहले हमने एक इंट को लिखा जो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप से हमारा मतलब क्या है? जो वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो हमने पहले ही बता दिया ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू को आउटपुट में देगा। उसके बाद है हमारा फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम की हमें ज़रूरत क्यों है? ताकि हमें जहां भी इस फंक्शन को इस्तेमाल करना हो हम इस नाम का इस्तेमाल कर सके और कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हम कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमने लिखा है इंट a कॉमा इंट b, जो कि है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स से हमारा मतलब क्या है? ये हमारे फंक्शन के इनपुट्स हैं।
तो हमने कॉमा से सेपरेट करके हमारे फंक्शन के सब इनपुट्स को लिख दिया। तो हमने यहाँ बता दिया कि यहाँ इनपुट में 2 इंटीजर वेरिएबल्स आएंगे और एक का नाम होगा a, दूसरे का नाम होगा b। उसके बाद क्या है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन है। बॉडी ऑफ द फंक्शन वो पार्ट है जिन स्टेटमेंट्स को इस फंक्शन के साथ जोड़ा गया है। तो बॉडी ऑफ द फंक्शन में हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर वेरिएबल सम को डिक्लेयर किया, सम में वैल्यू a प्लस b को स्टोर किया और फाइनली सम की वैल्यू को एज आउटपुट हमारे फंक्शन से रिटर्न कर दिया। तो हमारे फंक्शन ने वैल्यू 5 रिटर्न की। तो ये हमारा छोटा सा फंक्शन है जो 2 नंबर्स को ऐड करता है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से खुद समझने की कोशिश करें। तो अब हमने देख लिया कि हम एक फंक्शन को लिखते कैसे हैं। अब हम देखेंगे कि हम एक फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, हम एक फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने ऐड फंक्शन लिख तो दिया, अब आप अपने प्रोग्राम में ऐड के फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने अपने ऐड के फंक्शन को लिख दिया है। ये सेम ही फंक्शन है जो हमने पहले डिस्कस किया है, बस अब इस बार हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ दिया है। हमने एक ही स्टेटमेंट में सम को डिक्लेयर भी किया कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है सम नाम का, और साथ ही साथ उसमें इनिशियल वैल्यू भी दे दी, उसमें एक वैल्यू भी डाल दी जो कि होगी x प्लस वाई। हम इस तरह की स्टेटमेंट के बारे में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पिछली वीडियोस को रिवाइज जरूर करें। अब ये तो हो गया हमारा ऐड फंक्शन। चलिए अब हम हमारे मेन वाले फंक्शन को देखते हैं। अब हो सकता है आपको एक आइडिया आ रहा हो कि मेन भी कुछ कुछ फंक्शन की तरह ही दिखता है। यहाँ भी हम एक इंट लिखते हैं, रिटर्न 0 लिखते हैं, तो ये इंट 0 का ही टाइप है, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में कुछ कुछ कोड लिखते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेन के अंदर हमने क्या लिखा है। मेन के अंदर हमने इंटीजर वेरिएबल a को डिक्लेयर किया और उसमें 2 वैल्यू को स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने इंटीजर वेरिएबल b को डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू 3 को स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने लिखा है इंटीजर वेरिएबल p इक्वल टू ऐड a b। ये ही यहाँ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ हमने फंक्शन को कॉल किया है। हमने बताया कि हमें ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करना है, जो कि हमने पहले ही कंपाइलर को बता दिया है कि ऐड नाम का एक फंक्शन है जो इस तरह का दिखता है। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके बताया है कि a और b उस फंक्शन के 2 इनपुट होंगे। तो जैसे हमने अपने फंक्शन में देखा था, हमारे फंक्शन को 2 इंटीजर वेरिएबल इनपुट में मिलते हैं। तो यहाँ a और b की वैल्यू को x और y की वैल्यू में कॉपी कर दिया जाएगा और हमारे फंक्शन को चला दिया जाएगा। उसके बाद हमने p वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो चलिए पहले हम टर्बो C++ में इस कोड को चला कर ही देखते हैं कि हमारे कोड का आउटपुट क्या आता है। तो हमने सेम प्रोग्राम को यहाँ टर्बो C++ में लिख दिया है। आपको ये प्रोग्राम्स और प्रेजेंटेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो पहले हमारा ऐड फंक्शन है, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है। मेन के अंदर हमने क्या किया है, हमने a और b के अंदर वैल्यू 2 और 3 स्टोर कर दी और फिर ऐड फंक्शन को कॉल किया है। कॉल करने से हमारा मतलब क्या है, हमने यहाँ कंप्यूटर को कहा कि हमने ऐड नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है, उस फंक्शन का इस्तेमाल करो, उस फंक्शन को a और b की वैल्यू इनपुट में दे दो और जो भी इस फंक्शन का आउटपुट आता है उसे p वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो आप गेस कर सकते हैं p वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर होगी। फाइनली हमने p वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। पहले मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब मैं रन में जाकर अपने प्रोग्राम को चलाता हूं, तो आप देखेंगे आपके प्रोग्राम का आउटपुट आया 5। तो आप इसी को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम ऐड फंक्शन को a और b की वैल्यू एज इनपुट देंगे तो x में वैल्यू 2 आ जाएगी और y में वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद सम वेरिएबल में x प्लस y वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा जो कि होगी 5, और सम वेरिएबल की वैल्यू को एज आउटपुट बाहर भेज दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। इस वैल्यू को आप p वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं।
अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आपको यहाँ समझने की है वो ये है कि जब आपके प्रोग्राम की शुरुआत होती है, सबसे पहले मेन फंक्शन के कोड को ही चलाया जाता है। सबसे पहले आप मेन के कोड को चलाएंगे, उसके अंदर आपने ऐड फंक्शन को कॉल किया है, इसलिए ऐड फंक्शन की स्टेटमेंट्स को चलाया गया। अभी तक हमने सिर्फ मेन फंक्शन ही लिखा था, तो सिर्फ मेन को ही चलाया जाता था। अगर हम यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल ना करते तो हमारे ऐड फंक्शन को ना चलाया जाता। हो सकता है अभी ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, तो अब आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपके लिए जानना यही ज़रूरी है बस कि जब आपके प्रोग्राम को चलाया जाएगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन को चलाया जाएगा और मेन फंक्शन के ख़त्म होते ही आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया, हमने देखा कि हम फंक्शंस को लिखते कैसे हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनका एडवांटेज क्या है। अब अगली वीडियो में भी हम फंक्शंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम हमारे फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस कैसे करते हैं। हमारे फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके होते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। हम इसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें,